अली लारिजानी ने इस वक्त एक पोस्ट डाला है जिसके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं, और ये पोस्ट अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहते हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, जिसकी आशंका पहले दिन से थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अब एक स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और अली लारिजानी ने जो पोस्ट डाला है उसके शब्द सुनिए। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल ईदर बी अ स्ट्रेट ऑफ पीस, यानी या तो ये एक शांति के लिए रास्ता बनेगा, समृद्धि के लिए रास्ता बनेगा, या फिर ये ऐसे लोगों के लिए हार और परेशानियों का रास्ता बनेगा जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जो युद्ध चाहते हैं। यानी सीधा सीधा न सिर्फ अमेरिका इजराइल को एक संदेश है, बल्कि अरब के और उन तमाम देशों को पूरे विश्व में एक संदेश ईरान दे रहा है कि जो जो अपने राजनयिक संबंध अमेरिका के साथ रखेगा, जी हां, बाकायदा ये कहा है ईरान ने कि जो जो अमेरिकन एम्बसीज को रखेंगे उन देशों को हम माफ नहीं करेंगे, उन देशों का तेल हम नहीं जाने देंगे। यानी एक हथियार के तौर पर ब्लैकमेलिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त ईरान। ये साफ दिख रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा अंदेशा था, जिसकी आशंका थी, जिसका डर था कह लीजिए, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके ईरान एक स्ट्रेटेजिक हथियार, युद्ध में एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अपने दर्शकों को अगर हो सके तो वो मैप भी दिखा दीजिए जिससे वो समझ जाएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो छोटा सा इलाका जहां से ये समुद्री रास्ते से सारा जो जहाज है वहां से गुजरते हैं, और वहां पर ईरान के लिए उसको बंद करना बहुत आसान है। और ये खबर आने वाले वक्त में इसके बहुत परिणाम होंगे। जल्दी से इसी पर मैं पहले एक रिएक्शन जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे ले लेती हूं, फिर गौरव जी और अभय जी आपके पास आऊंगी। जनरल दयाल, इसकी आशंका शुरू से थी, लेकिन अब ये भी तो कहा जाएगा ना जनरल दयाल कि एक देश टैरिफ को हथियार बनाता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हथियार बना रहे हैं। बिल्कुल, इसमें अंजना कोई शक की बात नहीं है। देखिए, ये पहले से भी था, ये तो हम सबको अंदेशा था कि ईरान ये करेगा। अमेरिका को ये समझना चाहिए था कि इस इलाके की जो इस इलाके की स्टेबिलिटी है, उसे जब आप स्टेबिलिटी को कंप्लीटली उसको तबाह करेंगे तो ईरान इस किस्म की कार्रवाई करेगा। जो ईरान ने धमकी दी है वो कैपेबल है। अब आपने उसकी उस कैपेबिलिटी को, उस पोटेंशियल को तोड़ा नहीं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। अगर आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे और नहीं किया अभी तक आपने, तो फिर ईरान ने आपको एक हथियार दे दिया। मैंने एक दिन आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि इस हालात में अगर अमेरिका जीता या अमेरिका सक्सीड हुआ, जीत विक्ट्री तो बहुत डिफरेंट, सक्सीड हुआ तो वो टैरिफ और ट्रेड वॉर और वो सब करेगा, कंट्रोल करेगा, यातायात और हर एक चीज को, ट्रेड रूट्स को, एनर्जी की कैलिब्रेशन प्राइसेस को। और अगर इराक और ईरान इसमें बच गया और ईरान की जो ईरान की डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है अगर वो सस्टेन करगी और हार्डलाइनर्स रह गए, आईआरजीसी कॉन्टेक्ट ऐसे की ऐसी रहेगी, तो वो फिर जो है अपनी भी मनमानी करेगी और आपको और उनका हार्डलाइनर रूप देखने को मिलेगा। तो ये एक दुविधा है जो दुनिया को फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हमारे साथ सैयद जमीर अब्बास जाफरी भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। लगातार युद्ध के दौरान आपसे हम लोग ईरान की, तेहरान की खबर भी लेते रहते हैं, चर्चा आपसे होती है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आज बड़ा सवाल क्या है सैयद साहब, वो ये है जमीर जी की मुश्तबा खामनई के साथ, वो तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, मुश्तबा खामनई के साथ ईरान की जनता सड़कों पर जिस तादाद में उतर रही है, उनका समर्थन कर रही है। अब इससे कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा है क्योंकि अब ये लड़ाई और गहरी होती जा रही है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अमेरिका इसको ऐसे देख रहा है कि कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक हैं। तेहरान में द न्यू खामनई ऑफ ईरान जिसे कहा जा रहा है, अली खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? शुक्रिया बहुत बहुत आपका प्रोग्राम में दावत के लिए। तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज करता हूं। देखें, सबसे पहले तो वेस्ट वाले जो हैं वो ईरान को अपनी ऐनक से समझना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ईरान में एक शख्स है, एक पर्सन है जो ईरान को लीड करता है, जबकि ईरान में एक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ईरान की जनता और ईरान का सिस्टम ये दो अलग चीज नहीं है। ईरान में जो सुप्रीम लीडर चूज होता है, उस सुप्रीम लीडर की चॉइस के अंदर भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है।
पब्लिक मुजतहिद चूज करती है, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट बनते हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट फिर इलेक्शन करते हैं, सुप्रीम लीडर को चूज करते हैं। तो ये जब तक ये ऐनक आप रखेंगे अपनी आंखों में कि ईरान की जनता एक और है, ईरान का सिस्टम एक और है, जब तक हमेशा कंफ्यूजन और ठीक दुविधा है, में ही रहेंगे। ठीक है। इसी पर दूसरी एक चीज काउंटर ये है क्वेश्चन है, कि इसी पर एक काउंटर जी क्वेश्चन है फरमाइए। सैयद जमीर साहब। अभी तक क्या था, जी जो फरमाइए। नियम आप कह रहे हैं ना, एक सिस्टम है, वो सिस्टम आयतुल्लाह को चूज करता है। आयतुल्लाह का अर्थ तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। अब उनके बेटे को, मुश्तबा को जो बनाया जा रहा है, वो आयतुल्लाह तो नहीं है। आयतुल्लाह के लेवल का जो धार्मिक गुरु होता है वो तो वो नहीं है। तो फिर काहे का सिस्टम? बेटे को चुन लिया, जी सिंपल है। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्लाह नहीं है? आप बताइए, किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा। एक तो तमीज से बात कीजिए, ठीक है, तमीज से बात कीजिए जमीर अब्बास। बदतमीजी की आप बात नहीं बताइए, है। आप बताइए, मैं आपसे सवाल आप पूछ रही हूं, आप जवाब देंगे ना उसका? क्योंकि हम लोगों ने नहीं तो सुना कि कोई आप आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई बोल रहा है। उनको बताया जा जी रहा है कि वो तो विरोध के क्रशर जरूर थे, धर्म से भी जुड़े हुए थे, लेकिन आयतुल्लाह थे ऐसी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी आपके जी पास है तो मैं दीजिए, लेकिन तमीज से। नहीं, मैं तमीज से ही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नेशनल टीवी पे एक रिपोर्टर जब कोई बात को पेश कर रही है तो उसका सोर्स भी पेश करे। उसके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा। ईरान के अंदर 8-7 मर्जे तकलीद हैं, सबने ऐलान किया है कि वो आयतुल्लाह हैं। 15 साल से वो दरसे खारिज देते हैं, दरसे खारिज जो देता है वो आयतुल्लाह होता है। मुज्तहिद कहते हैं उस शख्स को जो इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी रखता हो और दरसे खारिज देता हो। 15 साल से आगा मुश्तबा खामेनेई जो है ठीक है। वो दरसे खारिज देते हैं। तो हम्म। ये जो वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है कि वो ये नहीं, नहीं है, वो वेस्टर्न नहीं उनके। प्रोपेगेंडा है या जो भी है जमीर साहब, दिक्कत यह है कि उससे पहले उनको आयतुल्लाह मुज्तबा नहीं कहा जाता था। तो ये भी एक सच्चाई है ना कि अब कल से रीअफर्म करने लग गए आप लोग कि वो आयतुल्लाह है। लेकिन इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है, पूरा इस्लामिक रेवोल्यूशन क्यों हुआ था राजशाही के खिलाफ, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? वो तो टूट गया ना जब खामेनेई के बेटे को उस कुर्सी के लिए चुना गया। तो क्या इस आरोप पे जी दम नहीं है? जी देखिए अगर आयतुल्लाह खामेनेई के मरने के बाद आयतुल्लाह खामेनेई ने उनको सेलेक्ट किया होता, इलेक्ट किया होता, रेकमेंड किया होता तो ये वैसा ही होता। लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई के बाद जो सैयद अली खामेनेई हैं, उनकी शहादत के बाद ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, देखिए दुनिया में कितनी बर्बरता और क्रूरता है दुनिया के अंदर कि इजराइल बार बार ये कह रहा था कि इनकी मीटिंग होने नहीं देंगे, इनके हेडक्वार्टर पे मार दिया, बम मार के कहा कि हमने सबको मार दिया, तबाह कर दिया है। दुनिया देखिए कितनी जलील और पस्त तो खार है कि वो कह रहे थे इनको बैठने नहीं देंगे। अपनी जान पे खेल के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मीटिंग की, इलेक्शन किया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जिसे पब्लिक ने चूज किया था, उन्होंने चूज किया है। हम्म। अगर आयतुल्लाह खामेनेई चूज करते तो कहते आपके भाई ये गलत है। नहीं, ईरान की आवाम ने सपोर्ट किया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कानून नहीं है कि बेटा नहीं बन सकता, लेकिन हम्म। बेटे को इसलिए बनाया जाए क्योंकि बेटा है, ये अलग सवाल है। बेटे को इसलिए बनाया जाए क्योंकि उसके अंदर क्षमता है, ये दूसरी दूसरी बात है। ठीक है। क्या ये जानकारी सही नहीं है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी आप किताबें और अन्य रेफरेंसेस पढ़िए तो ये बताया जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई एक मिड रैंकिंग क्लरिक थे जिनको कहते हैं हुज्जतुल इस्लाम। क्या ये बात सच नहीं है? क्योंकि इससे पहले उनको कभी भी इस ऑर्डर के पहले आयतुल्लाह करके रेफर नहीं किया गया था। और अगर आपके पास कोई अंजना सबूत हो या कोई इसके अंजना बारे में किताब हो तो बता दीजिएगा। जी अंजना जी, देखिए मैं आपको और आपके व्यूअर्स को समझा दूं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं मुज्तहिद, फकीह और आयतुल्लाह, ये हाँ। सब एक होते हैं। ठीक है। मुज्तहिद वो शख्स होता है जिसके अंदर इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी होती है। हम्म। वो कुरान, सुन्नत, हदीस, अक्ल और इजमा, इन चीजों के मुताबिक यानी कंसेंसस, इन चीजों के मुताबिक इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी रखता है। ईरान में जो मुज्तहिद हैं वो कई सौ हैं। उसके बाद एक लेवल होता है जिसे कहते हैं मर्जे तकलीद, जिनकी तकलीद होती है, वो ईरान में 6 लोग हैं।
जिनकी ईरान की ऑफिशियल ईरान के अंदर तकलीद होती है, उसके अंदर आयतुल्ला मुज्तबा खामेनाई नहीं है, लेकिन ये 100 से ज्यादा 200 से ज्यादा ईरान में जो मुज्तहिद मौजूद हैं, जो इस्लामी विद्वान हैं, जिसके अंदर इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी होती है, उन्हें कहते हैं, आप कुछ भी कहें, मुज्तहिद कहें, फकीह कहें, आयतुल्ला कहें, ये सब एक चीज है। ये आपने सब खुद ही कहा टाइटल्स अभी हैं। सैयद जमीर अब्बास, तो आप भी लगता है कि आप ही हैं जो व्हाट्सएप पे ये सब इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए, बस इतना ही मुझे कहना है, क्योंकि जो जानकारी उनके बारे में उपलब्ध है किताबों के जरिए से भी, वो इशारा करती है कि उनको आयतुल्ला कभी नहीं रेफर किया गया। आपने भी कहा वो आयतुल्ला नहीं थे, लेकिन एक ग्रुप में जिसमें वो रहते हैं उनको आप कुछ भी नाम से रेफर कर सकते हैं, लेकिन ईरान में ही उनको आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई अभी तक नहीं बोला गया था, इसलिए वो सवाल था। आप पता नहीं क्यों कन्फ्रंटेशन मोड में आते हैं। अरे सवाल पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि पूरे विश्व पर अब संकट गहरा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आते हैं, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों पर जाऊंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इसको एक युद्ध का हथियार बनाना क्या सही है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? मैं तो सीधा पूछ रही हूं। छोड़िए आप अमेरिका को, और अमेरिका टैरिफ का क्या इस्तेमाल करता है, वो मैंने सवाल पूछ लिया एक्सपर्ट से। आप बताइए कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि जो लोगों के लिए जरूरी सामान है उसको आप रोके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उसको आप युद्ध का हथियार बना दें? जी अंजना जी, जी अंजना जी, देखिए, वॉर से पहले एक स्टेटस थी दुनिया में कि वर्स्ट सैंक्शंस ईरान के खिलाफ लगाए गए लास्ट 40 सालों में। ईरान के अंदर हत्ता मेडिकल इक्विपमेंट्स भी नहीं लाने दिए गए। तो एक जमाना था कि आप किसी की शराफत को कमजोरी समझ लें तो ये बेवकूफी है। दुनिया समझ रही थी ईरान क्योंकि शरीफ है, आप उन पे सैंक्शंस लगाते रहे, ईरान कुछ नहीं करेगा। और आपने ये हिमाकत की कि आपने आके उनके सुप्रीम लीडर को इलीगली और क्रिमिनली मार दिया। ये कहा गया था रेड लाइन है, और इसके बाद तमाम खाड़ी के देशों को, तमाम यूरोपियन देशों को क्लियरली कहा गया था वॉर से पहले कि अगर इस बार रेड लाइन क्रॉस किए, ठीक है, चीजें होंगी। ये नहीं कहा था कि नहीं होंगी, कि मैं क्लियर कर लूं। तो ईरान के अंदर ये बिल्कुल क्लियर मैसेज ईरान दे रहा है कि जो भी देश चाहता है उसकी जरूरी सामान पहुंचे, अमेरिकन एम्बेसी को वहां से निकाल दे, उसके देश का सामान आराम से पहुंच जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगा रहे हैं, ये दुनिया खत्म हो गई कि आप ईरान को तकलीफ में रखो और खुद आराम से रहो। अब ईरान तकलीफ में रहेगा तो आपको भी तकलीफ में रहना पड़ेगा। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अमेरिका और यूरोपियंस को। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईरान पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का जो बयान है वो अपने दर्शकों को पहले बता दें। कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, ईरान अकेला और हार रहा है। ये पीट हेग्सेथ ने इस वक्त कहा है। ईरानी स्कूलों, अस्पतालों से मिसाइलें दाग रहा है। स्कूल्स को, अस्पताल्स को, हॉस्पिटल्स को ईरान अपना मिसाइल लॉन्चिंग प्लेसेस बना रहा है, ये कह रहे हैं। ईरान हताश है, टूट रहा है। देखिए, भारत के लिए विकट परिस्थिति यह है कि हम इस युद्ध में किसी एक का साइड नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत भयावह है। वो मुज्तबा खामेनेई पे पीछे जाने को तैयार नहीं है, और अब वहां पर वो राजशाही और ये सब के बाद अब परिवारवाद, इन सब पर कोई चर्चा सुनने को तैयार नहीं। आप भीड़ दिखाइए उनको। ये लोग उतर रहे हैं भाई, ईरान के लोग हैं ये कब तक चलेगा कि कुछ लोग हैं जो उतर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उनके समर्थन में आज खड़े हैं। ऐसे में ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। ये कहां तक जाता हुआ दिख रहा है, और भारत अंत तक क्या करेगा, और कब तक हम अपने आप को, जो कि कई लोग मानते हैं, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हम क्यों किसी का साथ लें, दूसरे लड़ रहे हैं आपस में, हम किसी का साथ क्यों लें। लेकिन क्या वो वक्त आ रहा है धीरे धीरे जब भारत को एक स्टैंड लेना होगा इस पर? तो अंजना जी, सबसे पहले अभी मैं सुन रहा था, आपने एक गेस्ट को बुलाया था ना। हम ईरान की ऐनक से देख रहे हैं इस युद्ध को, ना हम अमेरिका के चश्मे से देख रहे हैं। भारत अपनी आंखों से इस युद्ध को देख रहा है और वो ठोस फैसले ले रहा है जो भारत के हित में है। मैं आज की ही बात करता हूं, आज तक भी दिखा रहा था, तमाम चैनल्स भी दिखा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्राथमिकता क्या बताई। उन्होंने कहा ये जो युद्ध हो रहा है इसमें भारत में कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, मजबूती से भारत इस युद्ध का सामना भी कर रहा है, परिस्थिति पे काबू भी पाया हुआ है, और आम आदमी के जीवन में
कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जयशंकर जी ने कल बयान दिया था संसद के पटल पर, और मैं समझता हूं, देखिए, चाहे परिस्थिति मुश्किल जरूर हो, लेकिन आज भारत भी इतना मजबूत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि यहां पे जो आम आदमी है, क्या वो तेल की कीमत ज्यादा दे रहा है? हम सब जानते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के बावजूद तेल की कीमत नहीं बढ़ी है। क्यों? तीसरी बड़ी बात है एक दूरदर्शिता होना। करीब 8 सप्ताह का जो तेल का रिजर्व है वो आज भारत के पास है, और ये अपने आप में दर्शाता है किस तरह से भारत ने दूर की सोची कि आम जनता पे प्रभाव ना आए। अगली बात, हमें यह भी जानना होगा, जब बात होती है एलपीजी की, जब बात होती है सीएनजी की, तो क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले आज एक कमेटी बनाई गई है जो 3 बड़ी पीएसयू ऑयल कंपनीज हैं उनकी डायरेक्टर्स की, जो ये सुनिश्चित करेंगी कि प्राथमिकता रहेगी कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो पहुंचे आम आदमी तक। ये पहली बात। दूसरी बात, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो बड़ी स्ट्रिक्टनेस से लागू किया जाएगा, जिससे कि कोई होर्डिंग नहीं करेगा। तीसरी बड़ी बात, 2 गैस सिलेंडर जब बुकिंग होती है उसके बीच में 25 दिन की अवधि का गैप होना चाहिए। ये फैसले तुरंत क्यों लिए गए? इसलिए लिए गए कि आज की जो परिस्थिति है उसमें भारत में ना तेल की कमी है, ना एलपीजी की कमी है, ना सीएनजी की कमी है। और अगर इसका फायदा कोई ब्लैक मार्केटियर उठाने का प्रयास भी करेगा तो बड़ी सजगता से केंद्र सरकार भी और साथ में जो प्रदेश सरकारें हैं वो मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को तकलीफ ना हो, और मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य कदम है। चलिए ठीक है। अब